बस अभी स्टार्ट करेंगे, सब बच्चों का वेट ही कर रही थी मैं, वेट ही कर रही थी आप लोगों का। चलिए बेटा, आज वैसे हम लोग मेजर जो टॉपिक करेंगे वो है थर्मोडायनेमिक्स। आज शुरू कर देंगे, देखते हैं इसके कितने हम लोग कवर कर पाएंगे। ऑलराइट। और इससे पहले मैंने बोला था कि एक टॉपिक पेंडिंग है और कुछ स्टूडेंट्स अभी सर की क्लास से भी आए हैं, तो अभी मैं एक बार वो सारा ही रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने करा था क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताओ भाई क्या था डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए क्या था भाई। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स जिसमें एक सिस्टम एनर्जी पोजेस कर सकता है, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम बात करते हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस के केस में देखिए, आइडियल गैस मान लीजिए इसमें एक आइडियल गैस है, इसमें एक आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तीन तरह की होती है, कौन कौन सी। ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, सबसे पहले होती है ट्रांसलेशन, दूसरी रोटेशन, रोटेशनल, और थर्ड होती है वाइब्रेशनल। वेरी गुड, ठीक है। और हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि हम आइडियल गैस ले रहे हैं और आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता ही ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन। तो ये वाली चीज हमको नहीं लेनी। तो आइडियल गैस के केस में जो टोटल एनर्जी होगी वो है सारी क्या, इंटरनल एनर्जी। और वो किसके इक्वल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में तीन पार्ट आते हैं। ये वाली जब आती है तब हाई टेम्परेचर होता है ग्रेटर देन 3000 केल्विन, ठीक है। और यहां तक अगर लेस देन 70 केल्विन अगर टेम्परेचर हो गया तो ये दोनों ही नहीं काउंट होती, सिर्फ ट्रांसलेशन काउंट होती है। तो टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो हम लोगों ने क्या कहा यहाँ पर कि आपके पास जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। और वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है क्या एक अजम्पशन की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आइडियल गैस की अजम्पशन थी या नहीं थी, कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी है आइडियल गैस के केस में, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। ये बात सबको समझ में आ गई। यस मैम। यस हाँ मैम। जी सभी, ओके। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने अलग अलग जो गैसेस डिस्कस करी थी, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करी थी मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस करी थी डाई एटॉमिक, और थर्ड हम लोगों ने पॉली एटॉमिक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी जो है आती है, ट्रांसलेशन आ रही है या ट्रांसलेशन रोटेशनल आ रही है या ट्रांसलेशन रोटेशनल वाइब्रेशनल आ रही है। वाइब्रेशन की कहानी एक लाइन की है, मैं लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें ट्रांसलेशन और रोटेशन की कितनी कितनी टर्म्स आ रही है। अभी क्या होगा कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आएगा, तो वो एक्सप्रेशन है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ये इंटरनल एनर्जी को बेटा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सारी की सारी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। तो इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में जितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स आएंगी वो उसकी आपके पास क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो जब हम मोनो एटॉमिक की बात करते हैं, देखो ये आपके पास मोनो एटॉमिक एक एटम हो गया गैस का, ठीक है। ये तीन तरीके से ट्रांसलेट कर सकता है, ट्रांसलेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये बात क्लियर है सबको। यस मैम। ठीक है, ये तीन तरीके से जो है ट्रांसलेट कर सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकता है। तो इसकी तीन एनर्जी टर्म्स आ जाती है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस में हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ट्रांसलेशन का यहाँ पर तीन टर्म्स रहेंगी, रोटेशन की टर्म्स यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि हमारी एक अजम्पशन थी क्या कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके गैसेस के, ये इतने छोटे हैं कि अगर आप इसको इसके एक्सेस के अबाउट रोटेट, अब रोटेट करेगा तो ही तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब वो रोटेट कर रहा है तो इस एक्सेस से जो डिस्टेंस है, ठीक है, आई कि देखो
वैल्यू क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है ड्यू टू रोटेशन जो काइनेटिक एनर्जी आएगी। और आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर। आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, क्योंकि हम इनको क्या मान रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मास मानते हैं कि इनका डायमेंशन जीरो है, वॉल्यूम जीरो है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स आएंगी। अब काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स आई, तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ये बात सबको क्लियर होगी? क्लियर है ये चीज? हाँ जी मैम एक बार स्टूडेंट। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं दोबारा बता देती हूँ कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है गैस की, उस वो जो है काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी की कितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स आ रही हैं, एक सिस्टम कितने इंडिपेंडेंट वेज में एनर्जी पोजेस कर रहा है, वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो हमने देखा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी की 3 टर्म्स होती हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन। अब ट्रांसलेशन की 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, वो होता है ट्रांसलेशन इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अभी एक जो एटम है ये तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 टर्म्स का सम, 3 काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स। जितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स आ गई वो उसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशन यहाँ आता नहीं है मोनोटॉमिक के केस में, क्योंकि ये जो एटम्स है बेटा ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं तो आई की वैल्यू बहुत डाउन चली जाती है, तो इतनी लेस वैल्यू है, इसलिए हम लोग इसको लेते नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी, मैम 3, राइट? समझ में आई बात? यस मैम। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग, यस, डायटोमिक मैम की। हाँ जी, मैम डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि एक सिस्टम, जैसे कि ये सिस्टम है, ये गैस का सिस्टम है, तो ये एनर्जी जो है कितने तरीके से पोजेस कर सकता है। एक तो टर्म है एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में अगर हम बोलते हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें आप इस सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी एनर्जी की बात करें, जितने इंडिपेंडेंट आपके पास कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उतने ही आपके पास एनर्जी के एक्सप्रेशन हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो सिंपली अगर एनर्जी की फॉर्म में हम बोलते हैं तो ये बोल देते हैं कि भाई आइडियल गैस के केस में काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी की जितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स आएंगी वो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके मैम, थैंक यू। राइट। अभी बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की। डायटोमिक जैसे हो गया O2, तो O2 मान लीजिए आपके पास ये है। अभी ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो ट्रांसलेशन की 3 तो आएंगी आएंगी, ये तीनों टर्म ऐसे ही यहाँ पे आ जाएंगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो 3 तो आपके पास आएंगी आएंगी, प्लस यहाँ पर रोटेशन वाली भी आती है। क्यों आती है, देखो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, एटम्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये रोटेट जब करेगा ऐसे, तो ये जो रोटेशन वाले एक्सिस से डिस्टेंस है, यहां देखिए कितना छोटा डिस्टेंस था रोटेशन वाले एक्सिस से, ये वाला, और यहां पर कितना आएगा ये। तो ये इतना छोटा नहीं है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर दें, राइट? तो यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग जब वो रोटेट करेगा तो एक टर्म वो भी आएगी, कौन सी, हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर। और वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है, तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो काफी सिग्निफिकेंट है, तो हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी सबको? यस मैम। ठीक है, अभी एक टर्म नहीं ले रहे हम लोग, कौन सी, एक्स वाली। अभी एक्स के अबाउट तो ये ऐसे ऐसे ही घूमेगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस रहेगा, अगेन यही चीज आ जाएगी, बहुत छोटा है। तो यहाँ पर एक्स वाला टर्म हम नहीं लेते, तो 2 रोटेशन वाली और 3 ऐसी ट्रांसलेशन वाली, टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के भी 2 केसेस होते हैं। पहला होता है आपके पास कौन सा, लीनियर, और दूसरा नॉन लीनियर। चलो बात कर लेते हैं लीनियर की। लीनियर के केस में देखिए मैं यही चेंज करके दिखाती हूँ आपको, डायटोमिक वाले में आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम बनाएंगे अब CO2। ठीक है, ये देखिए मैं ले लेती हूँ C, यहां पर एक O और यहां पर एक O। तो बताओ क्या चेंज हो गया ऐसा, 3 वाली ट्रांसलेशन की तो आएंगी ही आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड में ट्रांसलेट कर सकता है 3 वेज में।
जो है ये सिस्टम एनर्जी पोजेस कर सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी के जो एक्सप्रेशन है उसमें 3 ट्रांसलेशन वाली आ जाएंगी, जैसे ये आपके पास है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। रोटेशन वाली कितनी आएंगी बताओ चलो? y और z के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो अच्छा खासा है, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो एक y के अबाउट आएगा ही आएगा, हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर। z के अबाउट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सिस से डिस्टेंस हो गया। x के अबाउट तो वही सेम प्रॉब्लम है, समझ में आई बात? तो कितनी हो जाएगी अगेन 2। तो आपके पास कितना हो गया 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर हम बना के बताते हैं आपको, देखिए ऐसे ले लो, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम ले रहे हैं पॉली एटॉमिक, मतलब 2 से ज्यादा एटम हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहला केस ले लिया 3 एटम्स वाला, ठीक है। तो 3 आपस में जुड़े एक मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक्स वाई जेड एक्सिस में ये ट्रांसलेट कर लेगा, ठीक है। ये बेटा साथ हम लोग तब लेते हैं जब हम लोग अभी बताऊंगी मैं वाइब्रेशन जब हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये जो पूरा मॉलिक्यूल है एक्स वाई जेड में क्या कर लेगा, ट्रांसलेट कर लेगा। तो 3 टर्म्स तो आएंगी ही आएंगी। सिमिलरली जैसे यहाँ पे है हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ये 3 तो आएंगी आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रोटेशन की। आप मुझे बताइए कितनी आएंगी, 2 आएंगी या 3 आएंगी? बताओ बच्चों, 2 आएंगी या 3 आएंगी? मैम 3। 3, यस। मैम क्योंकि 3। अभी जब एक्स वाला देखो, वाई जेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली आपके पास जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है वो वाई के अबाउट रोटेट करेगा, जेड के अबाउट करेगा, एक्स के अबाउट भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी 2 जो ये आपके पास रहेंगे, ये इनका जो डिस्टेंस है वो एक्सिस से काफी सही है। तो 3 + 3 कितनी हो जाएंगी? 6। ऑलराइट, तो ये नॉन लीनियर का कितना आ गया? 6। समझ में आ गई ये सारी बात सबको? यस मैम। यस मैम। अभी वाइब्रेशन की जब बात आ जाएगी, अगर क्वेश्चन में दे दे या कुछ इस तरीके का आपको दिखे कि भाई टेम्परेचर वाला पार्ट आपको लेना पड़ेगा, तो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में 2-2 ऐड कर देना। तो लीनियर के केस में कितनी हो जाएगी? 7। नॉन लीनियर के केस में कितनी हो जाएगी? 8। आई बात समझ में? मैम इसमें लीनियर वाला रिपीट करना। कौन से वाला? लीनियर वाला। लीनियर वाला बेटा CO2 वाला है, ठीक है। अभी देखो ये 3 ट्रांसलेशन वाली टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि एक्स वाई जेड में ट्रांसलेट कर सकता है। 3 रोटेशन वाली टर्म्स भी आ जाएंगी। ये आपके पास, सॉरी, लीनियर के केस में 2 रोटेशन वाली आएंगी। वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा ये ऐसे। तो देखो सी से पास हो रहा है ना एक्सिस, तो उससे ओ का जो डिस्टेंस है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर जेड से जब करोगे, जेड से ऐसे पास होएगा, ठीक है, तो जेड से जो डिस्टेंस रहेगा वो भी सिग्निफिकेंट है। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट तो वही प्रॉब्लम है, मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होएगा एक्सिस से, देखो ये आपके पास मॉलिक्यूल, ये जो डिस्टेंस रहेगा ये छोटा हो जाएगा, एटम का, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, एटम्स के जो डिस्टेंसेस है वो छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ और वाई और जेड वाली टर्म्स आएंगी। क्लियर होगी ये बात सबको? यस मैम। ठीक है, तो समझ आ गया सबको ये चीज? ये थी बात डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो यहाँ पर बेसिकली देखोगे आप कि इंटरनल एनर्जी में 3 टर्म्स हैं, यहाँ इंटरनल एनर्जी में 5 टर्म्स हैं, यहाँ इंटरनल एनर्जी में 6 टर्म्स हैं, ठीक है। लीनियर के केस में 5 टर्म्स हैं। तो हमने इंटरनल एनर्जी को भी कनेक्ट कर दिया इससे। ऑलराइट, तो अभी हम बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। बताएगा कोई क्या होता है? बताइए बच्चों, इक्विपार्टीशन किसका? ऑफ एनर्जी। देखिए ये क्या कहता है कि सिस्टम के पास जितनी एनर्जी है ना वो इक्वली डिवाइड कर रखी है। कहाँ कर रखी है? एट थर्मल इक्विलिब्रियम। एट थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होएगा कि काइनेटिक एनर्जी associated with each molecule per degree of freedom, per degree of freedom is half kBT. ऑल राइट, कि पर डिग्री, हर एक मॉलिक्यूल के साथ जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब में इक्वली डिवाइड है। वैल्यू कितनी है? हाफ kBT। इसका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है,
ऑलराइट, अभी हम बात करते हैं जैसे मोनोएटॉमिक की केस की बात करते हैं, जो हमने अभी निकाला था मोनोएटॉमिक। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हमने चेक किया, वहां पर कितनी कितनी टर्म्स आई थी बेटा? 3 टर्म्स है ना, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, हमने एक मॉलिक्यूल को चेक किया था और 3 टर्म्स आई थी। ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी हो जाएगी? एवरेज एनर्जी, जो ये वैल्यूज आपने लिखी है इनकी एवरेज एनर्जी क्या आ जाती है? हाफ केबीटी। ठीक है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितनी हो जाएगी? 3/2 केबीटी। ठीक है, अभी मेरे को डायटोमिक का बता दो आप। डायटोमिक के केस में वन मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बता दो कितनी होगी? मैम 5। यस, 5/2 केबीटी। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला निकालूं तो U क्या हो जाएगा? U फॉर वन मॉलिक्यूल, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है मल्टीप्लाई कर दो भाई हाफ केबीटी से, कोई दिक्कत नहीं है, सारी निकल जाएगी। और ऐसे में 10 मॉलिक्यूल आपको बोल दूं तो क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर n मॉलिक्यूल ऐसे लिख लो, n मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? F/2 n kBt। ये बात सबको समझ में आ गई? एक अगर आपको पता है तो आप कोई भी निकाल लोगे। क्लियर है सबको? नो मैम। यस मैम। ठीक है, अभी बात करते हैं 1 मोल की कितनी होगी इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कितना हो जाएगा फॉर 1 मोल? ये आपको पता है कि 1 मॉलिक्यूल के लिए है, और 1 मोल में कितना होता है भाई? कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? तो मैं इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, F/2 NaKBT। और NaKB क्या होता है? क्या होता है बताओ? R/Y में Na, राइट? तो NaKB हो जाएगा R, तो ये कितना हो जाएगा? F/2 RT। समझ में आई ये बात? फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात कर रही हूं मैं। और अगर मैं ये चीज बोलूं आपको कि मुझे 1 मोल का तो पता है, मुझे बताओ आप n मोल्स के लिए, फॉर n मोल्स कितना हो जाएगा? F/2 nRT। ये बात समझ में आ गई सबको? शैली, मैंने पिछले 1 मॉलिक्यूल वाला एक्सप्रेशन है ना, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे 1 मोल का निकालना था। ये 1 मॉलिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी है, तो 1 मोल नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो NaKB कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑलराइट। ठीक है, अभी जो आपकी इंपॉर्टेंट एक चीज आपको नोट करना चाहिए वो क्या, कि यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, वो होगा F/2 nR डेल्टा T। क्योंकि हम लोग इंटरनल एनर्जीज की हमेशा जो है चेंज में बात करते हैं, इसका भी हम यूज करेंगे। जो मैंने टॉपिक बोला था आपको कि मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से कनेक्ट करूंगी, वो यही एक्सप्रेशन से करूंगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? F/2 nR डेल्टा T। ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये सब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है भाई। इसको हम लोग स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल c से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो स्मॉल c से कर लेते हैं। क्या होता है ये? 1 ग्राम सब्सटेंस का अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो आपके पास क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, Q बाय में m डेल्टा T। ये चीज की है ना हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि मुझे नहीं 1 ग्राम का नहीं, मुझे बताओ 1 मोल का, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा? बताओ जरा। मैम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या 1 मोल ऑफ गैस। अभी हम लोग ज्यादातर यहाँ जो बात करेंगे गैसेस की करेंगे, तो हम गैसेस की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं कि 1 मोल गैस का अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, Q बाय में नंबर ऑफ मोल्स इनटू में डेल्टा T। इसमें 2-3 चीजें देखो आप। अगर मैं बोलूं कि जो आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वो आप आइसोथर्मल प्रोसेस में बढ़ा रहे हो, मतलब अगर आप हीट दे रहे हो बट वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बेटा? क्या चीज कांस्टेंट होती है? कांस्टेंट मैम चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा, राइट? तो C आइसोथर्मल की प्रोसेस में क्या हो जाएगा?
इनफाइनाइट। और अगर मैं बोलूं आपको कि एडियाबैटिक है, प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो क्या चीज जीरो हो जाएगी? एडियाबैटिक में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक जीरो। हीट कौन तो आप एक चीज देखोगे क्या कि गैसेस के केस में आप जो सिस्टम का हीट दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कौन सा प्रोसेस है इसके ऊपर स्पेसिफिक हीट डिपेंड कर रही है। इसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो ज्यादातर यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? कैपिटल सीपी एंड कैपिटल सीवी। कैपिटल सीपी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेसिकली अगर आप इसका फॉर्मूला लिखो तो कैसे लिखोगे? यहां लिख के दिखा रही हूं आप लोगों को। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख लेते हैं। हीट एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू, यानी जो जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो कितना है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ मोल्स इनटू में डेल्टा टी। सिमिलरली आप सीपी लिख सकते हो, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर म्यू डेल्टा टी, यानी बेसिकली कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस क्या है? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे V लगा दो, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो P लगा दो। समझ में आई बात? इसमें एक चीज आपको जो समझने की बात, बहुत 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 सारी चीजें ना इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं सारी एक ही जगह आपको रिलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको अलग अलग जगह पे मिलेंगी ये और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुने और नोट डाउन करें, ठीक है। अभी हम देखो, जब आप एक गैस को हीट दे रहे हो और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रहे हो, तो जितनी भी आप हीट दोगे वो सिर्फ और सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगी। ये बात समझ में आई? लेकिन अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है तो आप जितनी हीट दोगे, मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई गैस है और ये एक पिस्टन लगा हुआ है, अभी आप दे रहे हो उसको कोई हीट और ये मूवेबल पिस्टन है, तो जब आप हीट दोगे बेटा, कुछ तो इसकी इस्तेमाल हो जाएगी हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाने में, कुछ हीट इस्तेमाल हो जाएगी वर्क डन करने में, यानी कि ये गैस जो है एक्सपैंड होगी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई बात? कि जो आप हीट दे रहे हो, अगर आपके पास ये मूवेबल पिस्टन है यानी वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो जो हीट है वो दो जगह इस्तेमाल हो सकती है। पहला, उसका कुछ पार्ट टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाएगा, कुछ पार्ट उसका वर्क डन करने में लग जाएगा। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? यस मैम। आ गई। तो जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जब आप हीट दे रहे हो, अब वॉल्यूम नहीं बदल रहा, सारी की सारी उसकी टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही है। और आपको पता है कि गैसेस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितनी भी काइनेटिक, आइडियल गैस का केस ले लो, आइडियल गैस के केस में जो टोटल इंटरनल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल थी एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बेसिकली जितनी आपने हीट दी वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है। ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पहला एक्सप्रेशन ये देखो, इसको डेल्टा क्यू वी को एक तरफ कर लो, दिस इज इक्वल टू सी वी म्यू डेल्टा टी, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन हमने पीछे निकाला था अभी डेल्टा यू का, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या है? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। तो ये डेल्टा क्यू वी और डेल्टा यू सेम है। समझ में आई बात आपको? क्योंकि अभी यहाँ पर जितनी आप हीट दे रहे हो वो सारी की सारी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है। दोनों को कंपेयर कर दूं? कर दूं भाई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे म्यू लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स म्यू, यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ म्यू ले रखा है ना तो सेम हो जाएगा। तो म्यू से म्यू तो कैंसिल हो गया, डेल्टा टी से डेल्टा कैंसिल हो, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, सीवी आ गया एफ बाई टू आर। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, किसी ना किसी न्यूमेरिकल में दिख सकता है आपको। समझ में आई बात? ये क्लियर है सबको? यस। अभी एक एक्सप्रेशन होता है सीपी माइनस में सीवी इक्वल्स टू आर, होता है ना। अगर मैं सीवी की वैल्यू पुट कर दूं तो सीपी कितना हो जाएगा? आर प्लस में एफ बाई टू आर, राइट? तो कितना हो जाएगा ये? यही होगा ना। ये सीवी इधर ले जाओ, एफ बाई टू आर इधर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बेटा? 1 प्लस में एफ बाई टू आर। समझ में आई ये बात? यस मैम। अभी बात करते हैं हम लोग एक और एक्सप्रेशन की, गामा, रेशियो ऑफ सीपी बाय में सीवी होता है। सीपी बाय सीवी कर लो। अब सीपी कितना है? 1 प्लस में एफ बाई टू इंटू आर
डिवाइडेड बाय में F/2R। ये बात समझ में आई सबको? मैम हम्म मैम ये गामा क्या डिनोट कर रहा है? बेटा ये रेशियो है स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसमें आप ये देखोगे कि आपका जो रेशियो है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे है उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास हीट दो जगह रिक्वायर्ड होती है, एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में और एक कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम करने में। तो यहाँ पर हीट ज्यादा लगती है, तो वो आप इस रेशियो को देख के बता सकते हो। ठीक है, समझ में Okay, आई मैम। बात? तो अभी आप देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, गामा आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2/f, 1 प्लस में 2/f। देखो 1 बाय ये आप जब करोगे देखो सॉल्व करके इसके नीचे आएगा एक तो r से तो r कैंसिल ही हो गया, 1 बाय में f/2 तो ये 2/f हो जाएगा और प्लस में f/2 यानी 1, यानी 1 प्लस में 2/f एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्लियर हो गया सबको? अभी देखो आप इतना इजीली निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूं आपको मुझे मोनो एटॉमिक गैस का गामा निकाल के बताओ कितना होगा। मोनो एटॉमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3। कितना हो जाएगा ये 1 प्लस में 2/3 यानी कितना हो गया 5/3, 5/3। राइट। डाई एटॉमिक के केस में बताओ, फिर डाई एटॉमिक के केस में मुझे बताओ गामा का वैल्यू कितना होगा बताइए। कितना करूं 2/5 यानी 7/5। सिमिलरली मुझे पॉली एटॉमिक के केस में बता दो। पॉली एटॉमिक गामा इक्वल्स टू 1 प्लस में 2/f, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस में 2/6। ठीक है, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर हो गया सबको? जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा ये आपके पास आएगा 1.6, ये आपके पास आएगा 1.4 और ये आपके पास आएगा 1.33। और ये आपको याद होनी चाहिए तीनों वैल्यूज, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें ये देखोगे आपके पास गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये Yes, ma'am. वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे कोई भी चीज पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि स्पेसिफिक हीट एट मुझे कांस्टेंट प्रेशर बताओ डायटोमिक की, तो आपको फॉर्मूला पता है डायटोमिक की, इसमें एफ की वैल्यू 5 पुट कर दो, सीपी भी निकाल सकते हो, सीवी भी निकाल सकते हो और CP/CV भी निकाल सकते हो। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अभी इसमें से जो हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में यूज करने वाले हैं वो ये वाली चीज है, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन मैं अब आगे डिस्कस करूंगी कि आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एब्जॉर्ब्ड है ये इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू CV म्यू डेल्टा T होता है। ये एक्सप्रेशन थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज करेंगे अभी। चलते हैं आगे, अब बात करते हैं। ये था जो आपको कराना था मुझे। ऑलराइट मैम। तो KTG अब कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। ऑलराइट Yes, मैम ma'am. हाँ जी, बोलो बच्चे। मैम जो टेस्ट के क्वेश्चंस है वो हमें मिल नहीं जाएंगे PDF के फॉर्म में? आपको बेटा जो बिटली लिंक दिया हुआ ना डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर वो टेस्ट लिंक है, टेस्ट लिंक के अंदर टेस्ट है और आपको डिस्कस करना है टेस्ट मेरे साथ, तो क्लास के बाद रुक जाना, आई विल डिस्कस दैट। ओके मैम। ठीक है, चलिए अभी देखो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करेंगे, यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम देखेंगे क्या होता है। आपको वैसे जनरल आइडिया है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ज़ीरथ लॉ, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? पढ़ा होगा Yes, ज़ीरथ ma'am. लॉ एंड फर्स्ट लॉ तो दोनों Yes, पढ़ रखे ma'am. होंगे। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, इनका एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। इनके ऊपर न्यूमेरिकल, इसके ऊपर जैसे न्यूमेरिकल आ जाता है ग्राफ की फॉर्म में और इसके ऊपर आ जाता है, और इस पे तो काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो फर्स्ट लॉ होता है। चलिए फिर वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा थर्मोडायनामिक्स क्या होती है। आपको पता है थर्मो का मतलब क्या होता है, Ma'am, heat. थर्मो प्लस डायनामिक्स, ये हो गया आपके पास हीट और ये हो गया आपके पास मोशन। तो हीट ये मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ स्टडी क्या कर रहे हैं वो देखिए। हाँ जी,
हाँ मेरी ट्यूशन की कॉपी है ये। बेटा बेटा कहाँ से अपना उतारा माइक, तूने? उस रूम में था। रख दे। किसका माइक ऑन है? संजना। चलिए सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स हीट के मोशन की। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कि ये एक ब्रांच है जो डील करती है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट के बारे में जो जितना भी कॉन्सेप्ट आता है सब कुछ डील करती है, वर्क के बारे में करती है, टेम्परेचर के बारे में करती है, और ये जो हीट का अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन है या वाइस वर्सा, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का हीट में कन्वर्जन है, ये सब डिस्कस करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। जैसे कि हम लोग अभी सर्दी हो रही है, हम लोग अपने हाथ को रब कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। जब हम वर्क कर रहे हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, हमको वार्मथ फील होती है थोड़ी देर बाद, तो वर्क का कन्वर्जन हो गया हीट में, वर्क का कन्वर्जन हुआ हीट में। दूसरा, जैसे स्टीम इंजन होते हैं तो वहां स्टीम क्या है, वो हीट है, और वो आपके पास मशीन को चलाने में काम आ रही है, यानी कि हीट का कन्वर्जन हो गया वर्क में, हीट का कन्वर्जन हुआ वर्क में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये कन्वर्जन देखते हैं, कब ये पॉसिबल है कब ये पॉसिबल नहीं है। जो हम लोग मेन चीज इसमें पढ़ेंगे वो है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। जीरोथ लॉ की वजह से जो है टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया। फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है आपको, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो आज तक आप सब पढ़ते आए हो ना, वो सब कुछ इस एक लॉ के अंदर आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो आप पढ़ते हो, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड एवरीथिंग, जो भी आपने पढ़ा है कंजर्वेशन से रिलेटेड। सेकंड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको नहीं छेड़ते, नेक्स्ट लेक्चर में। आज कोशिश करेंगे कि ये दोनों हम लोग पूरा कर दें। यस, वेरी गुड शैली। ऑलराइट, तो हम लोग देखो जो मेन मैं आपको प्रोसेसेस बता देती हूँ। जैसे कि आपका पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल। आपको पता है आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, ये हम डिटेल में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इनमें सब में हम वर्क डन निकालते हैं अलग अलग प्रोसेसेस में। तो आइसोथर्मल हो गया, सेकेंड हो गया आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट। फिर इसके बाद, यस वेरी गुड शैली, इसके बाद आइसोकोरिक के बाद आइसोबारिक। क्या होता है इसमें, प्रेशर कांस्टेंट। और अच्छा मुझे बताओ अब एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक क्या होता है? मैम हीट सेल कांस्टेंट। ट्रांसफर नहीं होती। नो ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट। ऑलराइट, तो मैंने बता दिया आपको, कहीं यूज हो ये टर्म्स तो आपको पता होनी चाहिए। ये वैसे डिटेल में डिस्कस होंगी नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा उसके अंदर। हाँ जी, समझ में आ गया, चले आगे। तो ये एक छोटा सा वो है इंट्रो। चलिए थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसे आप अभी तक जो आप पढ़ते आए हो, आप ये कहते हो कि मान लीजिए ये एक जो है सिस्टम है, ठीक है, इसको मैंने एडियाबैटिक वॉल से कवर कर दिया कि मतलब हीट कहीं नहीं जाएगी, हीट सिस्टम से सराउंडिंग में तो नहीं जाएगी। और यहां पर मैंने एक कंडक्टिंग वॉल लगा दी। कंडक्टिंग वॉल्स को क्या बोलते हैं, डायथर्मिक। ठीक है, यहाँ मैंने डायथर्मिक ही बोलते हैं, आई थिंक डायथर्मिक बोलते हैं। तो कंडक्टिंग वॉल लगा दी है मैंने। यहाँ मान लीजिए कि प्रेशर है ए, कोई भी फ्लूइड है, प्रेशर है ए, और टेम्परेचर है टी ए, और वॉल्यूम है वी ए। यहाँ पर है पीबी, टीबी और वीबी। तो टीए है ग्रेटर देन टीबी। तो मुझे ये बताओ हीट तो फ्लो करेगा, करेगा या नहीं करेगा? यस मैम। फ्लो यस करेगा, मैम। कहाँ से कहाँ करेगा, हायर यस टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। पहले नहीं पता था कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो कर रहा है। वो लोग क्या करते हैं, इन ये जो पीए टीए वी है, ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है। लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। केटीजी में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, स्पीड, वहां माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थे। अभी हम पूरा बल्क की स्टडी करते हैं, तो इनको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। तो वो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को देखते हैं, मेजर करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट निकल के आता था टेम्परेचर का। लेकिन हमको पता है अभी कि टेम्परेचर जो हायर है वहां से एक लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जा रही है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए क्या हो गया, पीए डैश, टेम्परेचर हो गया टीए डैश, ठीक है, और वीए डैश। और यहाँ मान लीजिए पीबी डैश, वीबी डैश,
और टेम्परेचर अब इक्वल हो गया तो यहाँ भी लगा लो TA डैश हो गया। अभी क्या होगा, धीरे धीरे एक का टेम्परेचर कम होगा, एक का ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का सिस्टम्स का टेम्परेचर एक जैसा हो गया। जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब जो ये स्टेट आ गई ना बेटा, ये जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं अब ओवर द टाइम लाइक 1 आवर 2 आवर 3 आवर एंड इन्फिनिटी टाइम, ये अब नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। ये कौन सी टाइम पर अचीव हुआ? वो था जब टेम्परेचर जो है एक दूसरे का इक्वल हो गया। अभी ये जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हो गए, विद टाइम चेंज नहीं हो रहे। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं इसको कंडक्टिंग नहीं, इंसुलेटिंग या एडियाबैटिक वॉल ही बना दूं, अगर मैं एडियाबैटिक वॉल बना दूं तो क्या यहां से यहाँ हीट ट्रांसफर होगा? नो मैम। नो मैम। नहीं होगा। नो मैम। तो क्या थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा? सवाल है, क्या अब थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा? सोचो जरा। नो मैम। होगा। क्यों? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये ओवर द टाइम नहीं बदल रहे। ये अब आपस में अब इनका कोई कन्वर्जन जो हीट का इधर से उधर नहीं हो रहा है। जो वेरिएबल है वो ओवर द टाइम ऐसे के तैसे बने हुए हैं, PA TA VA TB TB VB। तो ये भी एक थर्मल इक्विलिब्रियम है। ऑलराइट। और जब इनके बीच में हीट का ट्रांसफर होता है तो जब टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है तब PA TA VA जो एक जैसे रहेंगे अब ओवर द टाइम, तो इसलिए हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, एक सिंगल सिस्टम ले लो, एक सिंगल गैस ले लो, आप एक सिंगल गैस ले लो और इसको एडियाबैटिक वॉल्स के अंदर आपने बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक गैस है, इसका प्रेशर जो है P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T है। अभी इसमें से ना तो हीट बाहर जा सकता है ना इसमें हीट आ सकता है, तो ये अपने आप में थर्मल इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसके जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं ये कांस्टेंट है ओवर द टाइम, वो नहीं बदल रहे। पर यस, जब यहाँ पर आप कंडक्टिंग वॉल लगाते हो तो डेफिनेटली बदलेंगे, पर कुछ टाइम बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर जब इक्वल आ जाएगा फिर नहीं बदलाव होगा, फिर वो ओवर द टाइम कांस्टेंट रहेंगे। तो टेम्परेचर जब सेम हो जाता है तो यस वहां थर्मल इक्विलिब्रियम है, ये चीज तो हमको पता ही है। लेकिन वैसे भी है, अगर ये स्टेट अगर नहीं बदल रही है तो भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। ये चीज आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं, जीरोथ लॉ पढ़ते हैं, बहुत ही इजी है। एक A सिस्टम है, एक B है, एक C है। ठीक है, हम मानते हैं इसके बीच में हम लोगों ने A और B के बीच में तो इंसुलेटर लगा लिया। यहाँ हमने क्या कर लिया, एक इंसुलेटर वाली वॉल लगा दी या एडियाबैटिक वॉल लगा दी, यहाँ से यहाँ हीट नहीं जा सकती। अभी क्या होगा कि कुछ टाइम बाद C और A जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे जब C का टेम्परेचर A के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, यानी TA और TC का टेम्परेचर इक्वल हो गया। कुछ टाइम बाद TC और TB का भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में आपके पास क्या आ गया, एक थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। फिर हम चेक करते हैं क्या A और B का टेम्परेचर क्या है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ये जो हमने वॉल लगा रखी है बच्चों, एडियाबैटिक वॉल, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम लोग अब यहाँ कंडक्टिंग वॉल लगा देते हैं। तो हमने देखा कि इसकी स्टेट्स में कुछ नहीं बदलाव हो रहा। जो यहाँ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अचीव हो गया और यहाँ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अचीव हो गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका और इसका टेम्परेचर भी एक जैसा हो गया। समझ में आया? तो यही आपके पास क्या है, जीरोथ लॉ है। तो पहले ये नहीं पता था कि टेम्परेचर इक्वल हो रहा है। उन्होंने बाद में चेक किया कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इसमें सेम रह रही है जब ये तीनों सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तब पाया गया कि वो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं बदल रही है। यहां से ओरिजिन हुआ टेम्परेचर का। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू सिस्टम, अगर जो सिंपली आप पढ़ते हो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू systems A and B are each in thermal equilibrium with third system, then A and B will also be in thermal equilibrium with each other. ये आपकी कॉमन डेफिनेशन है, ये आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? यस मैम। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये जो जीरोथ लॉ और थर्मल इक्विलिब्रियम वो दोनों सेम है? जीरोथ लॉ क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम तो आपके पास A और C में भी है, B और C में भी है। जीरोथ लॉ क्या कह रहा है कि दो इंडिपेंडेंट अगर सिस्टम्स एक थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा अलग है।
थर्मल Okay, इक्विलिब्रियम तो दोनों में ना बेटा, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ए और बी में भी है क्या। वो हमने मेजरमेंट्स करा तो हमको पता लगा कि इन दोनों में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर दो इंडिपेंडेंट सिस्टम एक थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है तो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये ज़ेरोथ लॉ है। और थर्मल इक्विलिब्रियम सिंपली आप ऐसे बोलोगे कि जो आपके पास मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है वो नहीं बदल रहे ओवर द टाइम। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जब आपके पास हीट फ्लो प्रोसेस चल रहा है कि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम टेम्परेचर है। समझ में आई? ठीक है, अभी बात करते हैं हीट की। हीट की मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बहुत अच्छे से डिस्कशन भी किया था, चलो फिर भी बता देते हैं। इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है हीट? क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows because of टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, और कहां से कहां फ्लो करेगी? फ्रॉम High to low. हाई higher टेम्परेचर, to lower. यस, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये डायरेक्शन है इसकी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी। तो हीट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। देखो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, एक का टेम्परेचर हाई है एक का लो है, तो यहां से यहाँ फ्लो करिए। तो बेसिकली बेटा क्या फ्लो कर रहा है? एनर्जी कैसे फ्लो करती है? यहां से एनर्जी कैसे बह रही है? क्या क्या चीज एक्चुअली में हो रही है इसमें? देखिए उसको समझिए। यहां मान लीजिए क्या है, इस ऑब्जेक्ट में एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं। अभी क्या हो गया कि इसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब ही होता है इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो अभी ये वाइब्रेट करेंगे, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर करोगे इनकी जो वाइब्रेशन वाली जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी। तो ये वाइब्रेट करेंगे तो ये टकराएंगे, आगे टकराएंगे तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। तो एनर्जी जब ट्रांसफर हो रही है तो ये जो वाइब्रेशन की वजह से जो कोलिजन्स हुए, कोलिजन्स की वजह से जो हीट का ट्रांसफर हुआ, तो ये वे है। दिस इज अ वे, दिस इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, ये चीज समझ में आई? हीट क्या चीज है यहाँ पे कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ा। अभी ऑब्जेक्ट 2 का इतना वाइब्रेशन नहीं, उसका एनर्जी कम है, तो इधर वाले जो है वाइब्रेट करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो आगे हीट को ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, सिंपली आप समझो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्लो करती है। क्लियर हो गया सबको? इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और केमिस्ट्री में भी इसको क्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो देखिए इसमें छोटी मोटी चीजें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, क्यू आप लेते हैं पॉजिटिव। अगर आपके पास हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, और क्यू आप नेगेटिव लेते हैं अगर हीट रिलीज करता है सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम। समझ में आई बात सबको? तो ये नोट डाउन करोगे। केमिस्ट्री में भी सेम ही आपके पास क्या है, सिंबल होते हैं इसके। सही है बिल्कुल। मैं शैली की फ्रेंड, शैली साधना की फ्रेंड, शैली ने मेरे साथ साधना के बारे में बात किया तो धीरे धीरे मैं साधना की भी फ्रेंड बन गई। राइट, चलिए इंटरनल एनर्जी। देखिए आपके पास मैंने अभी पीछे बताया था कि एक्सप्रेशन क्या, कि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक सब्सटेंस का या एक मोल गैस की बात करो, एक मोल गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो जो हीट रिक्वायर्ड है 1 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल का बढ़ा तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो ही आपके पास क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो सीवी आपके पास क्या आया था, क्यू वी बाय में क्या आया था बेटा, एन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से क्यू वी कितना आया था, एन सीवी डेल्टा टी। राइट, अभी आपको पता है कि एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स है, कितने भी आप ले सकते हो, इसको ऐसे ही रख लेते हैं एक बार। और क्यूवी आपके पास क्या है, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट प्रोवाइड करो दैट इज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। तो ये जो आपके पास है एक्सप्रेशन, ये ऑलवेज ट्रू है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी
डेल्टा टी। दिस इज ऑलवेज ट्रू, चाहे आपके पास कोई भी प्रोसेस है, आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, कुछ भी, तो ये वाला आप फॉर्मूला यूज करेंगे हमेशा। क्यों करेंगे आप ये वाला, पूछ सकते थे। क्योंकि बेटा जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वो आपके पास स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन, आपको पता है स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक रास्ता ये है जाने का, एक रास्ता ये है जाने का, ये ए हो गया पाथ, ये हो गया बी है, यहाँ मान लो इंटरनल एनर्जी यू आई, यहाँ यू एफ। तो बेसिकली आप चाहे ए से जाओ चाहे बी से जाओ, तो आपके पास यू एफ माइनस में यू आई दोनों का सेम रहेगा। ये बात समझ में आई? Yes, कि ma'am. स्पेसिफिक हीट, यानी कि सॉरी स्पेसिफिक हीट बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हीट और वर्क स्टेट फंक्शन नहीं होता। हीट और वर्क याद रखिए हमेशा स्टेट फंक्शन नहीं होता। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, तो इस स्टेट पे डिपेंड करेगा। अभी चाहे कोई भी प्रोसेस कर लो, आप आइसोबारिक कर लो, आइसोकोरिक कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये स्टेट फंक्शन होने की वजह से हमेशा ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। क्लियर है सबको ये बात? ऑलराइट। और इसकी Yes, वैल्यू ma'am. डेल्टा यू जो है, अगर आपके पास एनर्जी का गेन हुआ है, अगर एनर्जी का सिस्टम में गेन हुआ है, एनर्जी का गेन, तो डेल्टा यू पॉजिटिव है। हाँ जी, हीट पाथ फंक्शन है, वर्क भी पाथ फंक्शन है। और डेल्टा यू अगर नेगेटिव है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। क्लियर होगी बात सबको? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए ये बताइए फिर, क्यू ई डब्ल्यू डिनोट रिस्पेक्टिवली हीट एडेड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल। हाँ जी, एक पॉइंट और यहाँ पर, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा यू है वो क्या होता है, 0, क्योंकि स्टेट फंक्शन है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगी सबको बात ये चीज? Yes, ma'am. ऑलराइट। और इसको देखो, आपको कहीं रिलेट करना पड़े ना, वो जो हम लोगों ने सारे एक्सप्रेशन निकाले थे, कौन कौन से यहाँ लिख देते हैं। जैसे सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है। ऑलराइट, और हम लोगों ने निकाला था कि सीपी बाय सीवी गामा होता है। और क्या निकाला था हम लोगों ने? Equal to R plus CV. हाँ, मुझे वो फॉर्मूला बताओ गामा का, डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2/f, 1 प्लस में 2/f ही हो गया गामा का। ठीक है, और सीवी का कितना था? f/2r। Yes, ma'am. सीपी का कितना था? 1 plus f/2 ब्रैकेट में इंटू में आर। तो ये न्यूमेरिकल्स में ना, इनके कॉम्बिनेशन में कुछ दे सकते हैं। ठीक है, और हमेशा गैसेस के लिए ये वाली जो चीज है ये सेम रहेगी। ये आपके पास कोई भी प्रोसेस हो, आप ये लगाओगे। मान लो आइसोबारिक प्रोसेस भी हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और सीवी की वैल्यू क्या रखोगे? जो भी आपको गैस दे रखी है, जैसे मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, तो उसके हिसाब से आप यहाँ से सीवी की वैल्यू निकालोगे और पुट करोगे। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. yes ma'am ये बताओ, मैंने आपको बताया कि वर्क और हीट, क्यू होता है हीट, डब्ल्यू होता है वर्क, तो दोनों ही क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करते हैं। और ई आपके पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है। यहाँ पे देखो, हीट एडेड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड द वर्क डन इन क्लोज साइकिल, क्लोज साइकिल में बताइए कौन सा 0 होगा? बताओ बच्चों। सी। सी, यस, इंटरनल एनर्जी 0 होगा, क्योंकि हीट और वर्क एक पाथ फंक्शन होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्क की। वर्क बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना? Yes, ma'am. तो yes force ma'am को अगर मान लीजिए ये आपके पास गैस है कोई इसके अंदर, ठीक है, और ये एक्सपैंड कर रही है, ये पिस्टन है, इसमें कोई गैस है और ये एक्सपैंड कर गई, मान लीजिए यहां तक आ गई। ये हो गया आपके पास क्या, स्मॉल डिस्टेंस जो इसने कवर किया। ठीक है, डेल्टा एक्स। तो ठीक है, फोर्स आपको पता लग गया, फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ अगर मैं इसको प्रेशर की, अगर ये क्यों बाहर जा रही है बेटा, क्योंकि ये अंदर से एक प्रेशर लगा रही है गैस,
ये पिस्टन बाहर क्यों मूव कर रहा है, अंदर से प्रेशर लग रहा है। तो इसको अगर मैं प्रेशर की फॉर्म में लिखूं तो प्रेशर आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, राइट। तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू में एरिया। तो मैं यहाँ पर प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएक्स लिख सकती हूँ। एरिया Yes, इंटू ma'am. डीएक्स को क्या लिख सकते हैं हम, डीवी। स्मॉल वर्क डन ले लो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स पी ए डी एक्स, तो पी डीवी। समझ में आई ये बात, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि यहाँ पर जो है सिंपल जो आप W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी पुट करते हैं ना फॉर्मूला, ये तब है जब आपके पास प्रेशर जो है कांस्टेंट है, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। और जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो उस केस में प्रेशर वेरी कर रहा होता है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि मुझे इसका निकाल के दिखाओ, ये एक कर्व है, ठीक है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, तो मुझे इस कर्व का वर्क डन निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर वेरी कर रहा है, सिंपली प्रेशर इनटू में डेल्टा वी में नहीं कर सकती। अगर सिंपली आपके पास ऐसे होता, ये कर्व ऐसे होता, प्रेशर और वॉल्यूम, ये कर्व ऐसे हो जाता, तो इस पर्टिकुलर प्रेशर पे आपका सिस्टम मान लो यहां तक गया है, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल डेल्टा V की जगह पुट कर दे, P प्रेशर। लेकिन यहाँ जो है प्रेशर वेरी कर रहा है, जब वेरी कर रहा है तो हम लोग कौन से मेथड से आप जो है आंसर निकालोगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेती हूँ जिसमें आपके पास प्रेशर जो है चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ मान लीजिए कि एक प्रेशर है P1 जो यहाँ इस छोटे से प्रोसेस, छोटे सा जो हम पाथ ले रहे हैं इसमें नहीं चेंज हो रहा, तो आपके पास स्मॉल वर्क डन कितना हो गया, वही सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा, डी डब्ल्यू इक्वल्स हो जाएगा पी डी वी। बात समझ में आई। तो अगर मेरे को V1 से V2 तक जाना है तो मैं टोटल वर्क डन कैसे निकालूंगी, इसको इंटीग्रेट कर लेती हूँ। ये हो जाएगा W, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, दिस इज पी डी वी। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे जब ग्राफ आपको दे रखा हो। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। और जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो वर्क डन है, वर्क डन बाय सिस्टम, फिजिक्स का केस में और केमिस्ट्री के केस में उल्टा होता है। तो वर्क डन बाय सिस्टम यानी वर्क डन बाय गैस, अगर वो एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, उस केस में हम लेते हैं इसको पॉजिटिव। हमेशा याद रखो ये चीज। एंड वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम जब काम होगा तो क्या होगा, कंप्रेस होएगी गैस। जैसे मान लीजिए आपके पास यही है, यहाँ पर आपके पास ये मूवेबल पिस्टन है, यहाँ पर क्या है, कोई गैस है। अगर आपके पास ऊपर मान लो छोटे छोटे हम लोगों ने वेट कर रख दिए हैं, तो ये अगर बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रही है, अगर ये बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रही है तो यहाँ पर वर्क डन बाय सिस्टम है, दिस इज पॉजिटिव। और अगर ये कंप्रेस होने लग जाए तो वर्क डन ऑन सिस्टम है, दिस इज नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am. तो ये Yes, केमिस्ट्री ma'am. के केस में ना उल्टा होता है, वहां वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव लेते हैं और वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा इंपॉर्टेंट यही कि वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट जो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी, मैं बता देती हूँ। अगर क्लॉकवाइज है, अगर ग्राफ में आपको क्लॉकवाइज, जैसे आपको ये दे रखा हो, ये P है, ये V है, और आपको मान लीजिए ये ऐसे ग्राफ दे रखा है, तो अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ऐसे शॉर्टकट है थोड़ा सा, वैसे आप निकाल भी सकते हो। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लोगे और एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन Negative. नेगेटिव। Negative. समझ में आ गई बात सबको? Yes, ma'am. ठीक है। तो ये देखिए, आप फटाफट बताइए, फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस CAB। अच्छा, दूसरी बात एक और रह गई, देखिए जो अब वर्क डन होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। जो वर्क डन, अगर ग्राफ का केस ले रहे हो तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। समझ में आ गई ये बात सबको? क्लियर है भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी बता दो मेरे को इसका, फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस CAB वर्क डन कितना होगा। आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, देखो इस कर्व के लिए भी निकाल सकते हो PDV करके, इसके लिए भी, इसके लिए भी, लेकिन मेरे को पता है कि इसका टोटल जो एरिया है वही वर्क डन है, तो इसी का एरिया निकाल लो, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में कितना हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। 5 माइनस में 1, 4 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस में 1 यानी कि 5, ये होगी 10। समझ में आई? देखो इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, नहीं अदरवाइज आप क्या करते हैं, PDV करते हैं। आप यहाँ से यहाँ के लिए निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ प्रेशर 6 है,
यहाँ वॉल्यूम का चेंज कितना है 5-1, पहला प्रोसेस ये होता। सेकंड, अगर ए भी आप ले रहे हो तो यहाँ पर 0 हो जाता। क्यों 0 हो जाता? क्योंकि पी डेल्टा वी है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। ऑलराइट, और यहाँ पे देखोगे जब बी से ए जा रहा है तो यहाँ पर पी डेल्टा वी लगाओगे तो आपके पास प्रेशर का चेंज देखो कितना है, यहाँ 1 से 6 गया है, तो यहाँ पर आपने पी डेल्टा वी डी वी वाले को इंटीग्रेट करोगे, वहां से निकल जाएगा। तो अगर आपको सीधा भी पता है तो आप सीधा भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ, यहाँ आप Yes, देख ma'am. सकते हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मीन्स वर्क डन पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ तो 0 हो ही गया। और यहाँ पर वॉल्यूम घट रहा है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको इंप्लीमेंट करनी आती है तो क्वेश्चंस में गड़बड़ नहीं करो। ऑलराइट, इसका बता दो फिर निकाल के फटाफट। एन आइडियल गैस अंडरगोस साइक्लिक प्रोसेस ABCDE एज शोन इन द गिवन पीवी डायग्राम, अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? Ma'am, B. Ma'am, B option. किसने Ma'am, बताया? option B. Ma'am, आकृति. आकृति, वेरी गुड बेटा, यस बी ऑप्शन। पहली बात, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव ही होगा। और इसका आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। ऑलराइट, और अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो वो कैसे करोगे? आप ए से डी के लिए लगाओ, फिर डी से सी, सी से ई और बी से ई, वो आपकी मर्जी है। मैम हम्म, मैम ये तो साइक्लिक प्रोसेस लिखा हुआ है क्वेश्चन में। साइक्लिक लिखा हुआ है Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. वर्क डन तो बेटा साइक्लिक के केस में 0 नहीं होता ना, वर्क डन निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ वर्क डन है ना, वर्क डन और हीट दोनों आपके पास पाथ फंक्शन है, वो सिर्फ आपके पास इंटरनल एनर्जी के केस में 0 होएगा इन साइक्लिक प्रोसेस। ऑलराइट, वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, तो यहाँ आप उसी जगह पे पहुंचोगे तो वर्क डन 0 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर साइक्लिक के केस में 0 नहीं। 5:04। हाँ जी, चलिए। अच्छा, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फटाफट बता दूं। Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, आपको ma'am. पता है क्या चीज की, अगर आप हीट दे रहे हो तो 2 तरीके से इस्तेमाल होती है। पहला कि हो सकता है कि वो जो गैस है, वो जो सिस्टम है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर रही है, गैस एक्सपैंड हो रही है, आपने हीट दी, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक जो है सिलेंडर लिया, ये पिस्टन ले लिया, और अगर आपने इसको यहाँ हीट दिया, अगर आपने हीट दिया तो ये एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो अगर ये एक्सपैंड कर रहा है तो कुछ पार्ट इसका, तो कुछ पार्ट क्या कर रहा है कि इस एक्सटर्नल जो ये काम कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, इसमें इस्तेमाल हो गया, कुछ इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में भी इस्तेमाल होगा। तो एक लॉ निकल के आया, DU यानी इंटरनल एनर्जी प्लस में DW वर्क डन बाय दी गैस इज इक्वल टू DQ, जो कि एनर्जी आपने यहाँ दी है, DQ सप्लाइड टू द सिस्टम। जब आपने एनर्जी को सप्लाई किया, दैट इज यूज्ड एट 2 प्लेसेस, फर्स्ट वर्क डन करने में, वर्क डन बाय द सिस्टम, याद रखिए वर्क डन बाय द सिस्टम है, और DU इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट हीट सप्लाई DQ टू द सिस्टम इज द सम ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन DW बाय द सिस्टम एंड इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी DU। समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें भी जो बात याद रखने वाली है कौन सी, यही आपके पास DQ, आपके पास क्या होगा अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, ठीक है, तो वो क्या होती है Q पॉजिटिव। Q पॉजिटिव कब होगा? जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। Q नेगेटिव कब होगा? जब हीट रिलीज हो रहा है। रिलीज हो रहा है। और दूसरी चीज वर्क डन, आपको पता है DW जो वर्क डन है, दिस इज पॉजिटिव अगर वर्क डन बाय सिस्टम है, Yes, ma'am. बाय सिस्टम। और DU आपको पता है कि एनर्जी जैसे एब्जॉर्ब किया, तो इस केस में तो DU क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, आपके पास एनर्जी अगर लूज किया तो DU क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और DU कैसे लिखते हो आप? DU है आपके पास U फाइनल माइनस में U इनिशियल, और ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास पाथ फंक्शन है, DU आपके पास क्या है? स्टेट फंक्शन, और DQ आपके पास क्या है? पाथ फंक्शन। क्लियर है सबको ये चीज? ऑलराइट, इसलिए फिर हम क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, ठीक है बेटा, Yes, ma'am. तो आज का लेक्चर समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके,